हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, कुछ फॉर्मूला वगैरह सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है अभी तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख पाएँ और वहाँ पे आपको लगे कि हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बनाते हुए आप कंफर्टेबल फील करें। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एंड डब्ल्यू। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे दिया हुआ है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन जेड इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यू बार, ऑप्शन दिया हुआ है माइनस डब्ल्यू बार, ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यू माइनस जेड और एक चौथा दिया हुआ है नॉन। ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अभी जो हमने आपको बताया। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एंड डब्ल्यू और ये नॉन कॉम्प्लेक्स मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स मतलब ये है कि इसमें इसका जो मॉडुलस है वो जीरो नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस बारे में लोग पढ़े हैं। और दोनों का मॉडुलस सेम है और दोनों के आर्गुमेंट में जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाई। तो हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि हमको जब भी बात क्वेश्चंस को इनिशिएट करना है तो वहाँ पे मॉडुलस को भी ध्यान में रखना है और आर्गुमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए हम लोग पीछे बैक आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट में हमने बताया था आपको कि यूलर्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसमें हम लोग को मॉडुलस ऑफ जेड की भी जरूरत हुई थी और आर्गुमेंट ऑफ जेड की। कहीं ना कहीं यूलर्स फॉर्म पे ये क्वेश्चंस बेस्ड है। तो आइए हम लोग पहले यूलर्स फॉर्म को थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का आपको, और फिर इसी पे ये क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। तो देखिए अगर कोई भी जेड दिया हुआ है एच प्लस आयोटा वाई, तो हमने इसको यूलर्स फॉर्म में बताया था कि मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा होता है, जहां पे मॉड ऑफ जेड क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, मॉडुलस है उसका, और थीटा हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात कि मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल है, तो मान लेते हैं लेट मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब दूसरी बात वहां पे दिया हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू, ये दिया हुआ है कितना, पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हमारा हुआ, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये हमारा हो गया पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। और हमारे पास जब हम इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जेड को और डब्ल्यू को यूलर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर हम मान लें कि सपोज कि आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू हमारा थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। हमने मान लिया कि आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्या है, थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड में हमको निकल जाएगा कितना, पाई माइनस थीटा। और चूंकि ये दिया हुआ है कि मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ डब्ल्यू दोनों इक्वल है, तो हमने इसको आर मान लिया, ये हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया हुआ कितना, पाई माइनस थीटा। तो जेड को जब हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में तो ये हो जाए, इसमें यूलर्स फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आर और ई टू द पावर जेड का देखिए आर्गुमेंट ऑफ कितना है, पाई माइनस थीटा आयोटा पाई माइनस थीटा, ठीक है। एंड जब हम डब्ल्यू को लिखेंगे यूलर्स फॉर्म में, तो वहां पे क्या होगा, हमारा मॉड ऑफ डब्ल्यू मतलब क्या, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, हमने माना हुआ है आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू क्या है, थीटा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आइए देखिए, ये जेड इज इक्वल टू क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आर ई टू द पावर आयोटा पाई
माइनस इंटू आर तो है ही आर ई टू द पावर, एक मिनट थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है। अब यहाँ देखिए ये आर है, यहाँ पे इसको हम लोग ई टू द पावर आयोटा पाई इंटू ई टू द पावर आयोटा माइनस थीटा लिखेंगे। तो ये सेम बेस है, दोनों अगर जुटेगा तो इस तरह से आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आर ई टू द पावर आयोटा पाई, ई टू द पावर आयोटा पाई, आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि जब ये -1 होता है तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई होता है और मॉडुलस ऑफ जेड है। तो 1 को अगर हम -1 को अगर हम लिखते थे यूलर फॉर्म में तो क्या होता था 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई, इसका मतलब ई टू द पावर आयोटा पाई का मतलब कितना हुआ -1 हो गया। ये हमारा यहाँ पे कितना आ गया माइनस आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और जेड का जब लिखते हैं कंजुगेट जेड बार, अगर ई टू द पावर आयोटा थीटा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका हम लोग कंजुगेट लिखते हैं तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ ई टू द पावर आयोटा थीटा आर ई टू द पावर आयोटा छोटा ओमेगा है, सॉरी डब्ल्यू है, ये हमारा यहाँ पे हो गया माइनस डब्ल्यू बार, ये हो गया हमारा डब्ल्यू बार। ये आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आर ई टू द पावर आयोटा थीटा है और अगर हम इसका लिखेंगे कंजुगेट तो आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये हमने बताया भी था। इस तरह से आप देखिए कि जेड का जो वैल्यू आया वो माइनस डब्ल्यू बार आया। ये ऑप्शन हमारा 2 है और इस तरह से ये हमारा राइट ऑप्शन मिल गया। तो ये बातें हैं, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चंस के सहारे आपको ये बताने की कोशिश की है जो हमने कॉम्प्लेक्स जाना है, जो हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है उसी का यूज करना है। आप देखिए आपको मालूम था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये क्या बोलते हैं, ये यूलर्स फॉर्म कि जेड अगर दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई तो हम लोग उसको यूलर्स फॉर्म में लिखते हैं जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे कि मॉड ऑफ जेड उसका मॉडुलस है और थीटा क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो यहाँ पे हमने उसी को यूज किया। सबसे पहले तो ये दिया, उसको हमने आर मान लिया इजी करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू को हम लोग थीटा मान लिए तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया हमारा पाई माइनस थीटा, ये रिलेशन दिया हुआ है। हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड भी है और आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू भी है। तो यहाँ पे हम लोग जेड को लिखे हैं किस फॉर्म में, यूलर्स फॉर्म में। यूलर्स फॉर्म में क्या हो गया आर ई टू द पावर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है पाई माइनस थीटा, आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया पाई माइनस थीटा। इस तरह से हमारा आर और इसको हम लोग अलग अलग कर दिए। अलग करने के बाद ये फॉर्म आया हमारा और यहाँ पे देखिए आर है और ये चीज हमारा -1 हो गया। ई टू द पावर आयोटा पाई जो है वो क्या हो गया -1 हो गया, ये हमारा -1 हो गया। तो ये माइनस बाहर आ गया आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। और आप हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका जेड आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, जब नीचे जाएंगे तो आर्गुमेंट जो होगा अगर थीटा है तो फिर क्या होगा माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका जो जेड बार होगा वो क्या होगा आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। इस तरह से ये हमारा डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू बार हो गया और इस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से एक ही कॉन्सेप्ट से ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आपको इसी तरह से इनिशिएट करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि इफ z1 माइनस z3 z1 माइनस z3 बाय z1 माइनस z2 z1 माइनस z2 बाय z1 माइनस z3 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, देन z1 z2
Z3 are the vertices of पहला दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन सीधा सा है, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि अगर ऐसा दिया हुआ है, इफ z जहां पर z जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, z1 z2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 z2 एंड z3। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर z1 माइनस z2 बाय z1 माइनस z3 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, तो आपको ये दिखाना है कि z1 z2 और z3 जो वर्टिसेस है किसका है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का है या आइसोसेलेस का है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का है, ये दिखाना है। तो देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे प्रूफ करने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो आपको ये दिखाना होता है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो मतलब वहां पे लेंथ की बात होती है, इनिशिएट करना है तो उसका मतलब लेंथ की बात करना है। और आपको हम लोग चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ मुड़े थोड़ा सा, तो आपको बता दें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मतलब फैक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे आपको बताया कि ये देखिए अगर हमारा यहाँ से यहाँ ये z1 है और ये क्या है z2 है, जिस तरह से लोग वेक्टर में निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो ए बी फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 हो जाएगा, और मॉड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 का मॉड, मतलब लेंथ। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा z1 माइनस z2 का मॉड निकालें तो वह z1 और z2 के बीच का लेंथ होगा। अगर मान लिए ए को z1 ए को रिप्रेजेंट करता है, z2 बी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए बी का जो लेंथ होगा वह z2 माइनस z1 होगा। तो बेस्ट है कहीं पे मॉडुलस पे। तो आइए हम लोग मॉडुलस से इसको इनिशिएट करते हैं, मॉडुलस के कॉन्सेप्ट से इसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग शायद क्वेश्चंस के फाइनल में पहुंच जाएं। तो आइए देखिए हम लोग जस्ट ट्राई करते हैं, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ट्राई करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग वहां पे फाइनली पहुंच जाते हैं, एंड हो जाता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट यही लगाना है मॉडुलस का। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए z1 माइनस z2 बाय z1 माइनस z3, इसका जो मॉडुलस होगा यहाँ देखिए आप 1 प्लस आयोटा रूट 3 अलग अलग कर लेते हैं, इसका मॉडुलस निकालेंगे रफ में आप। ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है z1 बाय z2 का जो मॉड होता है वो z1 का मॉड बाय z2 का मॉड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग हम लोग ले लेते हैं z1 माइनस z2 बाय z1 माइनस z3 का मॉड इज इक्वल टू, ये आप निकालेंगे रफ में तो ये 1 आएगा, ये हम निकाल लेंगे 1 हाफ का स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 बाय 4 हुआ और ये कहीं ना कहीं पे ये 1 आता है। अब जरा यहाँ पे देखिए अगर ऐसा हो गया तो एक रिजल्ट हमारे पास आ गया z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z3। अगर हम इसको ट्रायंगल का वर्टिसेस दिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए ये a है z1, ये b है z2 और ये c है z3, तो आप देखिए z1 माइनस z1 माइनस z2 मतलब ab का लेंथ आ रहा हमारा, z1 माइनस z3 मतलब ac का लेंथ आ रहा, मतलब हमारे पास ये चीज मिल गया कि ab इज इक्वल टू ac है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर ये दिया हुआ है हमारे पास, तो हम इसी से आगे बढ़ते हैं। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ माइनस कर देते हैं। माइनस करने से हमारा देख रहे हैं कि z2 माइनस z3 कहीं ना कहीं पे मिल रहा है। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं, अब दोनों तरफ माइनस कर देते हैं 1, उसको मिटा रहे हैं थोड़ा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों तरफ -1 करते हैं, यहाँ भी z1 माइनस z2 बाय z1 माइनस z3 -1 यहाँ भी कर देते हैं, और 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 -1 यहाँ कर देते हैं। रिजल्ट देखिए क्या आता है, ऊपर में हमारा हो जाएगा z1 माइनस z2 माइनस z1 प्लस z3, अब बाय नीचे तो वही रह गया z1 माइनस z3 इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया, इधर अब 2 हो जाएगा नीचे, यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो -1 प्लस रूट 3 आयोटा रूट 3, ये हो गया रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, ये z1 और z2 क्लियर हो गया। अब क्या बचा z3 माइनस z2,
बाय Z1 माइनस Z3। अगर इसका मॉडुलस हम लेते हैं तो इसका मॉडुलस अगर हम लेंगे ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए रिजल्ट आ गया हमारे पास Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3। अब यहाँ देखिए पिछला जो रिजल्ट आया था हमारा उसमें आया था क्या, ये और ये इक्वल है। इस बार देखिए Z3 माइनस Z2 ये और Z1 माइनस Z3 ये इक्वल हो गया। पहले ये और ये इक्वल हुआ, फिर ये और ये इक्वल हुआ। इससे क्या रिजल्ट निकला कि तीनों के तीनों क्या हो गए, साइड इक्वल हो गए। इसका मतलब है कि Z1, Z2 एंड Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से आप देखिए मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाए। बहुत आसान हो जाती है चीजें जब आप कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख लेते हैं तो। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन जब आप यूज नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा डराते रहेगा। जब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z satisfied the condition Z minus 12 by Z is equal to 11, then maximum distance from the origin to the point representing Z in the Argand plane इज। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग 4 ऑप्शन रहेंगे, हमको रिजल्ट निकालने हैं। हम ऑप्शन की बात नहीं करते, हम लोग रिजल्ट से बात करते हैं, तो हम रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सिंपल सा चीज है। इस पूरे रामायण में जो मेन बातें हैं निकल के वो है कि ये कंडीशंस दिया हुआ है। Z माइनस 12 बाई Z का जो मॉडुलस है वो 11 है और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग Z। सीधी सी बात है कि जहां पे Z है ऑरिजिन से जो ये Z का डिस्टेंस है, इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी कि मॉडुलस Z आपसे मांग रहा है, मतलब मॉड ऑफ Z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। फाइनली यही है, इतना वर्ड लिखने का मतलब है, ठीक है। तो आपके दिमाग में अब ये बात आना चाहिए कि मॉड ऑफ Z निकालना है, मतलब फिर ये कहीं ना कहीं पे कॉन्सेप्ट हमारा मॉडुलस पे आ रहा है। मॉडुलस के कॉन्सेप्ट में ही हम लोग इसको देखेंगे। और आपको बताए थे मॉडुलस के केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में वेक्टर की तरह बिहेव करता है Z, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग उसी का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये Z1 है, सॉरी एक Z1 है और ये मान लीजिए Z2 है, ठीक है। ये A है और ये मान लीजिए B है। तो अगर हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो अगर इसका और इसका एडिशन निकालना होगा हमको, इसका और इसका एडिशन निकालना होगा तो कैसे निकालते थे, एक पैरेललोग्राम पूरा करते थे हम लोग और इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता था ये इसका एडिशन देता था वेक्टर में। यहाँ भी यही बात होगी। इसका मतलब ये हमारा Z1 होगा, Z1 प्लस Z2 होगा। ये हमारा क्या है, Z1 था, ये हमारा क्या था, Z2 था। तो ये Z2 है तो ये भी Z2 है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये ट्रायंगल हो गया हमारा। इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में ये मॉड ऑफ, ये जो लेंथ है वो मॉड ऑफ Z1 हो गया और ये जो लेंथ है हमारा मॉड ऑफ
Z2 हो गया, और ये जो लेंथ हमारा है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो गया। और किसी ट्रायंगल में दो साइड का जो लेंथ होता है वो तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, आपको रटना नहीं है मॉडुलस के प्रॉपर्टीज को, आप सीधा ग्राफ पे आइए, ग्राफ पे इस बात को समझिए। किसी ट्रायंगल के दो साइड का जो लेंथ होता है वो तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ जो एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया वो ये कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये हमेशा क्या होगा, लेस होगा Z1 प्लस Z2 से। ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। ज्योमेट्री में देखिए आप, ये प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में आ जाएगा। अब चलिए हमारे पास देखिए दो अलग अलग, इसको हम लोग अरेंज करते हैं दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। फिर देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। अब चलिए हमको निकालना किसका वैल्यू, मॉड ऑफ जेड का वैल्यू। तो हमारा दिमाग वहीं पे काम करेगा, हमको मॉड ऑफ जेड को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीजें हमको दी गई हैं इसको हम लोग जेड माइनस 12/z और अपने मन से हम 12z करते हैं हमारा। तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए, ये कट गया मॉड ऑफ जेड, ये मॉड ऑफ जेड इक्वल हो गया। अब इस मॉड ऑफ जेड को हम अरेंज कर दिए इसको देखते हुए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है ये हमारा हो गया Z1 और ये हमारा हो गया Z2, ये हमारा हो गया Z1 और ये हमारा हो गया Z2। तो Z1 प्लस Z2 ऑलवेज लेस देन होगा मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 के। बस यहीं से आप सवाल को इजी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा मॉड ऑफ Z जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा अलग अलग Z माइनस 12/z अब प्लस कितना 12 बाय मॉड Z। तो 12 का तो मॉडुलस 12 ही होगा, बाय मॉड ऑफ Z हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 11, इसका वैल्यू दिया गया है कितना 11। तो मॉड ऑफ Z लेस देन इक्वल टू ये हमारा हो गया 11 अब प्लस यहाँ देखिए 12 बाय मॉड ऑफ Z। अब यहाँ पे देखिए ये मॉड ऑफ Z हो गया, यहाँ देखिए मॉड ऑफ Z यहाँ पे कितना हो गया 11 मॉड ऑफ Z अब प्लस यहाँ देखिए आप ये हमारा हो गया 12। इधर आप जब लेंगे इसको तो हो गया मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, सब कुछ लिखिए माइनस 11 मॉड ऑफ Z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, मिटा दें ऊपर। ये जो रिजल्ट हमारा है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर माइनस 11 मॉड ऑफ Z माइनस 12, सॉरी ये हमारा लेस देन इक्वल टू आया था 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप कि थोड़ा देर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम रफ में कर लेते हैं इधर। अगर मान लीजिए मॉड ऑफ Z को t माने तो t स्क्वायर माइनस 11t माइनस 12, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 12t प्लस t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो t कॉमन होगा तो t माइनस 12 माइनस 1 t माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो t का वैल्यू हमारा हो गया 12 और t का वैल्यू हो गया हमारा माइनस 1। तो t हमारा क्या है मॉड ऑफ Z है, तो मॉड ऑफ Z हमारा 12 नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, मॉड ऑफ Z नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा जो वैल्यू आ गया t12, t का मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ Z का जो वैल्यू हो गया वो हमारा कितना आ गया, मॉड ऑफ Z हमारा आ गया 12। मतलब उसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे लिखिए यहाँ पे, सीधी सी बात है कि हम जो वैल्यू निकाले इससे मॉड ऑफ Z का, मॉड ऑफ Z का 11 है तो वैल्यू कितना आया हमारा -1 और ये 12 आया, ठीक है।
तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू, अब देखिए इसको ये नेगेटिव, ये हमारा इसके आधार पे होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये चीज आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दें कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक चीज आप जान लीजिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह से हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सॉल्व करना हो जीरो को, इसमें हम लोग दो वैल्यू निकालते हैं, अल्फा का और बीटा का। तो हमारा अल्फा ए का जो साइन होता है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डालते हैं, उसको अल्टरनेट करते हैं। अगर प्लस है तो प्लस माइनस प्लस करते हैं, इसको एसओएस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वहां पे इस चीज का चर्चा हुई होगी, तो उसी के आधार पे हम बता सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये लेस देन जीरो होगा तो इसके बीच ही लाई करेगा, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो इसके और इसके बीच लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये बनता है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आप समझ लीजिए इसको, कि मॉड ऑफ जेड का होल, थोड़ा समझ लीजिए इसको आप, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस 12 मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, ये तो आता है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा मॉड ऑफ जेड का होल, इस मॉड ऑफ जेड कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ जेड माइनस 12, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमको मॉड ऑफ जेड माइनस 12 लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से जो रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है मॉड ऑफ जेड माइनस 12, और ये आ रहा है मॉड ऑफ जेड प्लस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर हम उसको कॉन्सेप्ट पे ले जाएं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट पे ले जाएं, इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे ले जाएं, तो यहाँ पे एक हम लोग साइन स्कीम पढ़ते हैं। साइन स्कीम क्या होता है कि ये अगर हम टी मानते हैं तो टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू आता है, अल्फा बीटा का वैल्यू का मतलब हुआ कि एक्स का जो वैल्यू है मतलब मॉड ऑफ जेड का वैल्यू, यहाँ पे एक बार 12 आएगा और एक बार -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 दिखाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे 12 दिखाएंगे। अब हम लोग क्या दिखाते हैं वहां पे, इसका जो पावर मतलब कौन ये कॉफिशिएंट है उसका जो साइन है वहां पे आएगा, फिर अल्टरनेट आएगा प्लस माइनस फिर आएगा प्लस। इस तरह से हम देखेंगे ये पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है, लेस देन जीरो है, तो किस इंटरवल में रहेगा वो इस इंटरवल में रहेगा। इस इंटरवल का ये मिनिमम वैल्यू हुआ और ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो गया 12, मतलब मॉड ऑफ जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो हमारा 12 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। हमने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया, फिर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो वहां हम लोग इसको डिटेल से बताएंगे। इसका आंसर हो गया हमारा मॉड ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 12, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। हेलो, इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चंस हमारा, चूंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और चूंकि मिक्स्ड क्वेश्चन हुआ करते हैं ना, तो मिक्स्ड क्वेश्चन में क्या होता है कहीं न कहीं पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा आ गया वो सिर्फ इनइक्वालिटीज का आ गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का। वहां पे थोड़ा सा आप लोग जब हम लोग उस चैप्टर में जाएंगे, उस टॉपिक पे जाएंगे तो हम उसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। यहाँ पे हमने ये शॉर्ट आपको समझा दिया कि अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो यहाँ पे हम लोग इसका दो वैल्यू निकाल के और नंबर लाइन पे दिखाते हैं, और इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो इस मान लीजिए जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, और ये हमारा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन जीरो है, तो मतलब इस इंटरवल में होगा मॉड ऑफ जेड का वैल्यू तभी लेस होगा, इसलिए मॉड ऑफ जेड का जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 12 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया 12 आंसर आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी परेशानी में भी आपको हुई होगी, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे आएंगे, इनइक्वेशंस पे आएंगे, तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल से बताएंगे। तो अब हम लोग कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चंस को, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारे क्वेश्चंस डील करेंगे।